एस नरेन जो कि सीआईओ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के अंदर, उन्होंने जैसे ये बोल दिया कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड तबाही हो जाएगी, बेच करके निकल जाओ, रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे आग मचा दी है कि भाई अब तो पैसा नहीं बनेगा। काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो अब आकर के हर किसी को कह रहे हैं कि तुमने बोला था इन्वेस्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन यहाँ पे फन फैक्ट ये है कि जो एस नरेन इस समय पे कह रहे हैं वो चीज़ इकोनॉमी को देख करके और जिस हिसाब से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने रैली दी थी, ये सारी की सारी चीज़ें देख करके हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखी है। और ये डिस्कशन तब हुआ था जब सितंबर आया भी नहीं था, और उससे पहले इस चैनल पे काफ़ी बार ये डिस्कस हुआ था कि भाई पोर्टफोलियो को बैलेंस आउट करो, स्मॉल कैप बहुत बार रैली दे चुका है। इसका प्रूफ चैनल पे है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपके 1 से 2 मिनट लूंगा आपको वो प्रूफ देने के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ताकि आप आगे की चीज़ें सीख पाओ। इसी के साथ साथ थोड़ा सा ट्रस्ट भी बिल्ड होगा इस चैनल के ऊपर। फ्राइडे को स्मॉल कैप का एक म्यूचुअल फंड पूरी की पूरी तरीके से बेच दिया है और जो अपना पैसा है वहां से निकाल लिया है। यस, आपने सही सुना है, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग की बात नहीं करी है, मैंने पूरा म्यूचुअल फंड ही बेच दिया। जितने पैसे थे वो सारे के सारे ही रिडीम कर लिए। जो आप एक न्यू रिटेल इन्वेस्टर आए हो बाजार के अंदर, आप एक तरीके से गामा का काम करने वाले हो। मतलब जिस दिन बाजार गिरना शुरू हुआ, जिस दिन बाजार ने 10-15% का डाउन साइड दिखा दिया, सबसे पहले एक रिटेल निकलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और वो जो 10 से 15% के करेक्शन पे रुक सकता था वो खींच करके लेके चले जाएंगे 25% पे। क्यों? क्योंकि अब सेल ऑफ हैवी आ जाएगा। जैसे अभी बाइंग है, जैसे अभी बाइंग हैवी आ रही है तो ऊपर की साइड खींच के ले जा रही है मार्केट को, वैसे ही सेल ऑफ हैवी आएगा, मार्केट को एकदम से नीचे की साइड खींच करके लेके आएगा। सिंपल सी बात समझो, जब भी आपने गिरावट में पैसा डाला है तो आपका पैसा बना है बिल्कुल, लेकिन अगर आपने जब भी शेयर बाजार के अंदर ऑल टाइम हाई के आसपास पैसा डाला है तो आपका पैसा लुटने की उम्मीद ज्यादा रही है। इवन जब बाजार गिरा है 40% 45% के आसपास, तब उसने रिकवर करने में 1-1.5 साल लगा दिया है। तो इससे पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है, जब शेयर बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास हो तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए बल्क बाइंग करना। इसी के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है कि अगर बाजार गिर गया 20-25% से ज्यादा का, तो भाई यहाँ पे आती है सेलिंग ज्यादा से, और उसके बाद जो बाजार है वो अप टू 30% तक भी क्रैश कर सकता है। अब काफी सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कहते हैं यार कभी गिरता है बाजार इतना ज्यादा? कि मैं सेंसेक्स की बात कर रहा हूं। दो मेजर इंडाइसेस होते हैं हमारे, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। यहाँ पे मैंने स्मॉल कैप और मिड कैप की बात नहीं करी। तो सोचो, जब एक तो आप ये समझो, जब लार्ज कैप का इंडाइसिस 46% गिरा है तो स्मॉल कैप मिड कैप की तो क्या ही धज्जियां उड़ी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि बाजार गिरता है, इसका मतलब है अपॉर्चुनिटी है, एसआईपी करना है। तो आई होप आपको अभी तक ये चीज समझ आ गई होगी कि भाई इस चैनल के ऊपर पहले तो डिस्कस हुआ ही हुआ है कि भाई स्मॉल कैप यहाँ पे गिर सकते हैं। इवन मैंने अपनी लास्ट की कुछ वीडियोस में ये भी बताया था कि मैं खुद तो एग्जिट कर ही रहा हूँ और आपको चाहो तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि स्मॉल कैप 100 से 150% के रिटर्न विद इन अ ईयर और 2 ईयर के अंदर दे चुके थे, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न है। किसी भी इंडाइसिस के लिए इतने रिटर्न्स स्टॉक मार्केट में रियलिटी में बनते ही नहीं है। जो ऑन एन एवरेज आपकी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, सो ऑन एन एवरेज 10 से 12%, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कैसे? अगर आपका जो इन्फ्लेशन है वो मैं मान लूँ 10% के आसपास का है, तो 2% इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न बने जो अच्छे हैं। अगर आप एफडी में देखोगे और बाकी जगह देखोगे तो ऐसा होता ही नहीं है। सेक्टोरल इन्फ्लेशन डेफिनेटली अलग हो सकता है, लेकिन नेट नेट लार्ज कैप में आप आराम से 12% का रिटर्न निकाल सकते हो इन लॉन्ग टर्म टेन्योर। मिड कैप से जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए थी वो 14 से 15%, और स्मॉल कैप से जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए थी वो 17 से 18% के आसपास की होनी चाहिए थी इन लॉन्ग टर्म होराइजन। लेकिन हुआ क्या? हुआ ऐसा कि भाई म्यूचुअल फंड ने पैसे इतने बना दिए कि लोगों को लगा यहाँ तो कोई कुबेर का खजाना निकल चुका है, अब यहीं से पैसे बनेंगे। लेकिन होता क्या, जैसे मैंने आपको सेंसेक्स वाला एग्जांपल दिखाया कि स्मॉल कैप ने 100% के रिटर्न बनाए आपके लिए, ऊपर से 26% गायब कर दिया। अब जब स्टार्टिंग में जिसने पैसा डाला उसने तो बनाया, लेकिन जो ऊपर आया वो लॉस में आ गया, और वो बहुत ज्यादा लॉस में आ गया। नीचे वाला अभी भी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो, शेयर बाजार कोई कुबेर का खजाना नहीं है जहां पे आप हाथ डालोगे पैसा निकल करके आएगा। तो पहली चीज ये यहाँ पे हो जाती है क्लियर। दूसरी चीज, जो रिटेल इन्वेस्टर ये कह रहे हैं कि भाई किसी ने किसी को बोला और उसने वहां पे जाकर के इन्वेस्ट किया, ये चीज आप सिंपल सी बात समझो। जब भी बात होती थी इस चैनल के ऊपर, एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ, जब भी बात होती थी, आप यहाँ पे बात करते हो 5 साल 10 साल, लोग 20 साल की बात करते हैं, और 20 साल की तो मैं खुद ही एग्री नहीं करता, लेकिन फिर भी लोग 20 साल की बात करते हैं। तो 20 साल अगर आप पर्सपेक्टिव लेके आ रहे हो और 6 महीने की गिरावट में आप भाग रहे हो, तो 20 साल का पर्सपेक्टिव तो था ही नहीं।
आपने खुद को ही एसेस गलत किया। अब सपोज करो अगर आप बोलते हो 1+1 2 होता है, तो भाई ये तो प्रूवन है, लेकिन आप ये बोलो 1+1 तो 11 होता है, तो ये तो आपका पर्सपेक्टिव है ना, ये आप कैसे समझते हो, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि भाई खुद को एनालाइज करो। दूसरे को ब्लेम करने से एक्चुअली में कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, क्योंकि पैसा बनता तो वो आपका बनता, आप किसी को देने नहीं वाले थे, पैसा लॉस होगा तो भी वो आपका होगा, वो कोई नहीं देने वाला। क्योंकि सिंपल सी बात ये है, पर्सनल फाइनेंस हमेशा पर्सनल होता है। और जब यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दे करके कि भाई बाजार ओवर हीटेड हो चुका है, पोर्टफोलियो को बैलेंस करो, हर एक चीज़ बैलेंस आउट करो, हर एक चीज़ 100 से 200 बार बोला गया। और वहाँ पे कमेंट्स ये आते थे कि स्मॉल कैप ऐसे चलेगा, तुम बेवकूफ़ हो, तुमने प्रॉफिट बुक कर लिया, जनवरी में देखेंगे। 1-2 यूट्यूबर्स ने तो ये बोला कि जनवरी में देखेंगे। कहाँ है वो यूट्यूबर्स, गायब हो गए। अब कह रहे भाई मैं तो 5 साल के लिए बोल रहा था। क्यों 5 साल के लिए बोल रहे थे, पहले तो आपने देखा ही नहीं कि भाई 5 साल है। तो जो म्यूचुअल फंड हैं वो अच्छे होते हैं, वो बेस्ट होते हैं अगर आपका देश अच्छा करे। जो इंडिया है मुझे लगता है अगले 5 से 6 साल 7 साल के लिए एक अच्छा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में जा सकता है, तो उसके इसके अंदर अच्छे हैं। लेकिन हमेशा अच्छे रहेंगे ये कोई गारंटी नहीं कर सकता आपको स्मॉल म्यूचुअल फंड्स के अंदर, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो। पाकिस्तान वालों को लगता हुआ क्या कि उनका जो बाजार है वो बर्बाद हो जाएगा, उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। उन्हें भी तो यही लगता होगा कि भाई वो ग्रो करेंगे, हर किसी को लगता है। लेकिन देश में रियलिटी में क्या हो रहा है, जॉब जनरेशन कितनी है, एम्प्लॉयमेंट कितनी है, सैलरी इंक्रीमेंट कितनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, कंजम्पशन कितना है, देश के अंदर जो पॉलिसीज बन रही है वो कितनी फ्रेंडली है, इन्वेस्टमेंट देश में कितनी आ रही है, देश की इंडस्ट्री ग्रोथ कितनी कर रही है, टेलविंड कैसा है देश के अंदर, ये सब मिला करके स्टॉक मार्केट बनती है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हो और कहते हो भाई मैं 20 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं, तो ये भी पॉसिबल है कि भाई 10 साल के बाद ये जो टेलविंड है ये खत्म हो जाए। समझ रहे हो, ये टेलविंड हमेशा नहीं रहेगी। जो ग्रोथ यूएस को 90s के टाइम पे मिली थी, इससे क्या सेम ग्रोथ अभी मिल रही है? नहीं मिल रही ना। क्यों? एमर्जिंग मार्केट और एक डेवलप्ड मार्केट में जमीन आसमान का अंतर होता है। सो अगर मैं ये बोल दूंगा 20 साल बाद एमर्जिंग मार्केट नहीं रहेंगे, हम डेवलप्ड हो जाएंगे, तो भाई ये ग्रोथ चली जाएगी। इस केस के अंदर ये हो सकता है कि भाई इकोनॉमी में इशू आ गया, पॉलिसी अच्छी नहीं बनाई हमारे पॉलिटिशियंस ने, ना आपकी गलती ना मेरी गलती, किसी की गलती नहीं, ना कंपनीज की गलती है, लेकिन पॉलिसी गलत हो गई तो इन्वेस्टमेंट बंद हो गई। अब रिसेंटली देख लो अब क्या हो रहा है, एफआई क्यों बेच रहे हैं भाई? आप कह रहे हो कि मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाल लूंगा, तो पहली चीज आपकी जो करेंसी है वो 4% डेप्रिशिएट हो रही है, मतलब 4% से ज्यादा डेप्रिशिएट हो चुकी है अभी तक लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इसी के साथ साथ जो डॉलर टू आईएनआर है वो कन्वर्जन खत्म हो गया उनका। जब वो बेचेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देंगे 10 से 12%, 15%, 20% तक का। तो आपको लगता है कोई इंसान बोलेगा कि भाई एक तो करेंसी इनकी जा रही है नीचे, दूसरी टैक्स इतने ज़्यादा ले रहे हैं, तीसरी अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, चौथी पॉलिसी का कुछ नहीं पता। एक रात को 8 बजे मन की बात होगी जिसके अंदर बोल दिया जाएगा डीमोनेटाइजेशन, भाई नोटबंदी होगी पूरे पूरे देश में। सो ये प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं हैं। तो जब तक पॉलिसी सस्टेन नहीं करेगी, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं होगी, तो नहीं होगा चीज़ें। अगर आप देखोगे जैसे ही इलेक्शंस खत्म हुए, सेबी आ गई, बार बार नोटिस दे रही थी कि भाई टेस्ट करो, स्मॉल कैप में रिस्क है। बैंक्स आ गए कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, सारा पैसा निकल के स्टॉक मार्केट में जा रहा है। आरबीआई आ गई कि भाई अब तो दिक्कत हो गई है, लोगों को बोलो थोड़ा सा रेगुलेट किया जाए, लमसम बंद करो। तो इन सब ने मिल करके कोशिश करी और वो कोशिश का ही नतीजा है ये जो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, और इवन लॉन्ग टर्म छोड़ो, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी खुद लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, फंड मैनेजर जिसको आप पैसा दे रहे हो अपना कि भाई तू लगा, मेरे हिसाब से उसको एक्सपेंस रेशियो दे रहे हो, करोड़ों रुपए का मुनाफा हो रहा है, उससे क्वेश्चन होना चाहिए भाई बाजार गिर गया तो मेरा म्यूचुअल फंड क्यों गिरा? वो बोलेगा भाई बाजार ही गिर रहा तो म्यूचुअल फंड तो गिरेगा ही ना, बाजार का ही तो पार्ट है। तो आम निवेशक को इन्वेस्टिंग के कोर समझने चाहिए कि भाई शेयर बाजार जाता है ऊपर, नीचे आता है, वापस ऊपर जाता है। लॉन्ग टर्म का मतलब 3 साल, 4 साल, 5 साल है। म्यूचुअल फंड मैनेजर आपको गारंटी नहीं दे सकता कि 20 साल के अंदर आपका म्यूचुअल फंड पैसा बना सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हर जगह लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? इक्विटी मार्केट इज द सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मतलब क्या है इसका कि भाई मार्केट सही रहेगी तो पैसा बनेगा, मार्केट सही नहीं रहेगी तो पैसा नहीं बनेगा। लोग घर बेच करके आ रहे हैं, लोन लेकर के आ रहे हैं कि भाई पैसा लगा दो, और बेच के आ रहे हो, लोन लेकर के आ रहे हो, ठीक है, मतलब हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग है। किसी को पता स्टॉक मार्केट के बारे में चला है कि भाई कंपाउंडिंग होती है, जादू होता है यहाँ पे, वो कर रहा है भाई, वो उसका पर्सनल कॉल है। लेकिन अगर आप नहीं हैंडल कर सकते वो प्रेशर,
तो आपको आने का कोई हक ही नहीं था भाई, आपको एफडी करनी थी। जैसे लोगों ने पता है बीच में इतना क्रिटिसाइज किया एफडी को कि एफडी बेकार है, एफडी बेकार है, एफडी, अरे क्यों एफडी बेकार है? एज अ इन्वेस्टर मैं मार्केट नहीं समझता, एज अ इन्वेस्टर मेरा रिस्क एपेटाइट जीरो है, 10% गिरने पे मैं रोने लगता हूँ, अगर बाजार थोड़ा इधर उधर हो जाए मैं परेशान हो जाता हूँ, मार्केट को मैं समझता नहीं, इकोनॉमी पता नहीं, लॉन्ग टर्म के नाम पे जो चढ़ाता है वहाँ इन्वेस्ट कर देता हूँ, बेसिक ऑफ स्टॉक्स मार्केट समझता नहीं, इन्वेस्टमेंट रिस्क समझता नहीं, इन्वेस्टमेंट को पोर्टफोलियो में कन्वर्ट कैसे करना ये समझता नहीं। आप कह रहे हो एफडी बेकार, क्यों बेकार है भाई? एफडी 7.5% का रिटर्न मिल रहा है एफडी के ऊपर, कोई रिस्क नहीं है, मतलब रिस्क वहां पर भी है, 5 लाख से ऊपर पे तो रिस्क है ही यार, बट फिर भी आप एफडी पे करो यार पैसा, क्यों करना है स्टॉक में? हर एसेट हर किसी के लिए नहीं है। जैसे हमारे पेरेंट्स थे, वो जमीन में इन्वेस्ट करते थे, क्यों? उन्हें वो समझ आता था। अगर आपको एसेट क्लास समझ नहीं आता तो क्यों करना है इन्वेस्ट? किसी ने बोला थोड़े ना, जबरदस्ती थोड़े ना करिए भाई। हर किसी ने 150% के रैली दिए हैं और वो 150% के रैली देख करके आए हैं, बिना ये समझे कि कोर स्ट्रांग होना चाहिए। भाई जब आप जंग पे जाते हो तो उससे पहले प्रैक्टिस करते हो ना, समुद्र में तैरने जाते हो तो उससे पहले स्विमिंग पूल के अंदर जाते हो, हाथ पैर चलाते हो, फिर जाकर के प्रैक्टिस करते हो ना। लोग बोल बोल के परेशान कि भाई बाजार ओवर वैल्यूड है, बबल आ रहा है बाजार के अंदर, थोड़ा थम जाओ, पोर्टफोलियो को हेज करो, रिस्क को मैनेज करो, अपॉर्चुनिटी फंड बनाओ। ना, बनाना ही नहीं, मत बनाओ भाई, वो आपकी दिक्कत है। अब आप अगर बोलोगे किसी को जाकर के, मेरे को बोलोगे, किसको बोलोगे, पहली चीज़ तो हमारे पास सिंपल सी चीज़ है, हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, हमने ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी है। दूसरी चीज़ भाई, पर्सनल इन्वेस्टमेंट पर्सनल होती है, आपको देखना है, समझना है, हमेशा समझने की कोशिश करो। अगर आंख बंद करके किसी को फॉलो करोगे, चाहे मैं हूँ, चाहे बड़े यूट्यूबर्स हैं जो इसका 200 400 5 मिलियन व्यूअर्स आ रहे हैं उनके, उनको देख करके भी इन्वेस्ट करोगे, नहीं, काम नहीं होगा। क्यों? हमेशा मैंने एक चीज़ पे फोकस किया है, वाई पे फोकस करो। अच्छा स्मॉल कैप अच्छी है, क्यों अच्छी है? अच्छा स्मॉल कैप इसलिए अच्छी है, छोटी कंपनियां होती है, बड़ी होती है। अच्छा बड़ी होती है, लेकिन 100 में से कितनी छोटी कंपनियां बड़ी होती है? 20 होती है। इसका मतलब ये है कि भाई अगर मैंने 10 कंपनी में डाली है, चांसेस है कि 20% मेरा पैसा सही जगह लगेगा, विच इज ट्रू, ठीक है। अब 100 कंपनियों में से वो 20 कंपनियां कौन सी होंगी? भाई आप 10 से 20 कंपनियां लोगे, उसमें से 20% आप सही होगे तो इट्स फाइन ना, क्योंकि वो 20% आपके लिए पैसा बनाएगा। हमेशा फोकस ये करो कि भाई एक पोर्टफोलियो डिजाइन करो, ठीक है, रिस्क समझो, बेसिक ऑफ स्टॉक्स मार्केट समझो, वोलेटिलिटी को समझो, स्ट्रैटेजी समझो। लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है लेकिन शॉर्ट टर्म में भी पैसा बनता है। इंडिया बहुत अच्छा है लेकिन बाहर भी पैसा बनता है, बाहर बहुत अच्छा है लेकिन इंडिया से ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। इकोनॉमी पॉलिसी अच्छी नहीं हुई तो देश कोलैप्स हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाते हैं। पाकिस्तान को देख लो, बांग्लादेश को देख लो, इन देश के लोगों में दिक्कत थोड़े ना थी कभी। इन देश के लोग तो हमेशा से ही अच्छे थे भाई। जो इंसान आम यहाँ रहता वही आम इंसान रहता है। पॉलिटिशियंस अगर आपकी मतलब लेने पे उतर जाए, करप्शन फैला दें, देश से जंग फैला दें, जैसे ट्रंप इस समय पर पागल हो रखा है कि भाई मैं ये लगा दूंगा वो लगा दूंगा, तो यूएस के हाल भी बुरे हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, इन्फ्लेशन ही बढ़ जाएगा। तो ये पॉलिटिशियंस के हाथ में भी है कि वो पॉलिसीज कैसे बनाते हैं। हर चीज़ सिर्फ लॉन्ग टर्म नहीं होती, और लॉन्ग टर्म भी होती है तो बीच की वोलेटिलिटी समझनी पड़ेगी। बिना वोलेटिलिटी आंख बंद करके कुछ भी करोगे। आप कहते हो ज़मीन में पैसा बनता है, ज़मीन जाकर के खरीद लो आप, और ज़मीन निकल जाए कि भाई वहाँ पर रजिस्ट्री नहीं हो सकती, हो गया ना पैसा जीरो। रिस्क ज़मीन में भी है। गोल्ड है, गोल्ड जाके आज खरीद लो, कल मार्केट सही हो जाए गोल्ड धड़ाम से नीचे जाएगा, जो पैसा लगाया वो गिर जाएगा। तो गोल्ड में भी रिस्क है, रिस्क हर जगह है। रिस्क असेसमेंट एक टर्म है कि रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं, क्या रिस्क है, क्यों है, किस लिए है, ये सब समझना पड़ता है, ठीक है। अगर आप ये सब सही से समझोगे तो आप हर जगह प्रॉफिटेबल हो सकते हो, लेकिन अगर आप सही से नहीं समझोगे तो भाई हर जगह लॉस करोगे आप। एक और एग्जांपल देता हूँ, आप ज़मीन लेने चले जाते हो, अब ज़मीन आपने ले ली, अब भाई डेवलपर बैंकरप्ट हो गया, वो आपकी डिलीवरी नहीं देगा। आप जाकर के क्या उस प्रॉपर्टी डीलर को बोलोगे कि भाई तूने ये क्या दिला दिया? हाँ, उसको बोल सकते हो कि भाई ये चीज़ बतानी चाहिए थी पहले कि यार यहाँ पे रिस्क है, हो सकता है ये बैंकरप्ट हो जाए। उसके बाद अपने लॉयर को लेके जाते, असेसमेंट करवाते, प्रॉपर्टी के बारे में समझते कि भाई रजिस्ट्री है नहीं है, अगर बैंकरप्ट हो गया तो क्या है। ये सारी चीज़ें तो खुद करनी पड़ेगी ना भाई, अपने पैसों की जिम्मेदारी तो आपको खुद लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब पैसा बनेगा तो आप नहीं दोगे किसी को भी, तो जब पैसा घटेगा तो कोई भी आपके लिए जिम्मेदारी क्यों लेगा?
पर्सनल फाइनेंस हमेशा पर्सनल होता है, या फिर जाकर के एडवाइजर को पैसा दो। और एडवाइजर को पैसा दे करके भी वो आपके लिए गारंटी नहीं ले सकता मेरे भाई। फंड मैनेजर आपके लिए फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हो, वो गारंटी नहीं लेगा आपके लिए। एडवाइजर को पैसा दोगे, वो गारंटी नहीं लेगा आपके लिए। यूट्यूबर को दोगे, वो गारंटी क्यों नहीं लेगा? बताओ क्यों नहीं लेगा? क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द डॉक्यूमेंट वेरी केयरफुली, ठीक है? क्यों? क्योंकि भाई मार्केट ऊपर है तो ठीक है, मार्केट नीचे है तो ठीक है। हर इंसान बेस्ट करना चाहता है, कोई किसी को फंसाना नहीं चाहता। रिस्क समझो, रिस्क को एसेस करो और फिर इन्वेस्ट करो। लॉन्ग टर्म में चीजें अच्छी हो जाएंगी अगर आपका देश अच्छा कर रहा है, और लॉन्ग टर्म में भी चीजें अच्छी नहीं होगी अगर आपका देश अच्छा नहीं कर रहा। ये सिंपल कोर लॉजिक है। तो बेसिक पे ध्यान दो। मैं बोलता हूँ इस चैनल पे अगस्त से लेकर के, मतलब मैं तो बोलूँगा और पुरानी सारी वीडियो स्टार्ट डालो, सारी की सारी। उसके बाद आपको ये फील हो जाए कि भाई आपको बाजार के बारे में नहीं पता, डर ना करके बोलना। आपको हर एक छोटी से छोटी चीज के ऊपर यहाँ पे वीडियो मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? चैनल छोटा है, नो वन टेक इट सीरियसली। मत लो भाई, आपकी मर्जी, आपका पैसा, आपका लॉस है, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ मोटिवेशन मिला हो, कुछ सीखने का मन कर गया हो, जाग गया हो किसी को ब्लेम करने के अलावा, तो वीडियोस देख लेना। अदरवाइज ब्लेम तो कोई किसी को भी कभी भी कर सकता है। साइनिंग ऑफ।